अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। साबिक वजीर आजम और नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की वापसी की तारीख के ऐलान और सदर मुमलिकत के चीफ इलेक्शन कमीशन को खत ने सियासी माहौल में एक बार फिर हलचल मचा दी है। सदर मुमलिकत ने अपने खत में बॉल जो है वो अदलिया की कोर्ट में डाल दिया है। उनका यह कहना था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख के लिए सियासी जमातों और सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करे। चूंकि बाज मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ले इलेक्शन कमीशन। अब उनकी जानिब से अब तक सदर के खत पर कोई खास रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की 90 दिन में इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त एतराजात लगाकर वापस कर दी है। बैरिस्टर अली जफर के तवस्सुत से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज आयद किया कि दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट आने से पहले किसी मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया और सदर मुमलिकत को आर्टिकल 248 के मुताबिक दरख्वास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरख्वास्त में यह भी नहीं बताया गया कि दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के इलेक्शन मुहिम के दौरान जारहाना बयानात जारी हैं, जबकि नून लीग उनके बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल देने से फिलहाल गुरेजा है। बिलावल भुट्टो अपनी इलेक्शन मुहिम के आगाज में ही अपने पुराने हलीफों को आइंदा इलेक्शन में हरीफ बनाकर पेश कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने पीडीएम, अब इस वक्त तो नून लीग और जेयूआई ही पीडीएम का हिस्सा है, पीडीएम को मिसाके जमहूरियत में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। हम इलेक्शन से नहीं भागे, इत्तेहादी भाग रहे हैं। हम तैयार हैं अपना कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करने के लिए, तो आप देर ना करें, आप अपना काम तो शुरू कर ले। मैं अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों पर भरोसा करता हूँ, जबकि हाथ पांव उनके नहीं बांधे जाते हैं तो मुकाबला करके जीत भी जाते हैं। और पीडीएम मिसाकी जमहूरियत में इंटरेस्टेड नहीं है, पहले तो था। हमने चाहा कि COD 2 भी बने, हमने कोशिश तो किया था कि नया COD हो और नहीं हो पाया। बड़े अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। हमने ना माजी में इलेक्शन से भागे हैं, ना आज इलेक्शन से भाग रहे हैं। हाँ, अगर हमारा चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं तो उनको भागने दे। अब नून लीग ने भी नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारी शुरू कर दी है, कमर कस ली है। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साबिक अरकान कौमी असम्बली और टिकट होल्डर्स का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इजलास के शुरका ने नवाज शरीफ की वापसी के फैसले का खैरमकदम किया और शुरका का यह कहना था कि नवाज शरीफ एक मरतबा फिर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज किया जा चुका है। बिलावल भुट्टो जलसे कर रहे हैं और अब पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पंजाब में बुराजमान है। लाहौर में आज उनका CEC का इजलास इस वक्त भी जारी है। नून लीग की जानिब से अब तक इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज नहीं किया गया। इलाकाई सतह पर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, लेकिन मरकजी क़यादत की जानिब से अभी तक बाकायदा प्रोग्राम का इनेकाद नहीं किया गया, जबकि पीपल्स पार्टी ने पंजाब का महाज संभाल लिया है। नून लीग की इलेक्शन के हवाले से स्ट्रैटेजी क्या होगी? पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम के जवाब में जो कि नून लीग को टारगेट कर रही है, नून लीग क्या हिकमत अमली अपनाएगी? मुस्लिम लीग नून अपनी इलेक्शन मुहिम के आगाज के लिए क्या 21 अक्टूबर तक इंतजार करेगी? इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ साहब। मियां साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल आपको अब निशाने पे रखा हुआ है। 2-3 हमने जो बिलावल साहब की स्टेटमेंट्स चलाई, क्या ये उनकी इलेक्शन स्ट्रेटेजी है और आपको लग रहा है कि अब दोनों जो माजी की हरीफ हैं फिर हलीफ बनी, अब आमने सामने वो आ जाएंगी? क्योंकि वो यहां तक कह रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दिया जा रहा, उनको दिया जा रहा है। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को वो कह रहे हैं कि ये प्री पोल रिगिंग नून लीग के हक में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये क्या हो रहा है ये सब? शुक्रिया आदिल, मगर जो बात आपने कही उनके हवाले से कोर्ट की जो उन्होंने गुफ्तगू की जी, तो हम तो कभी भी हलीफ नहीं रहे, कभी भी। ये एक अरेंजमेंट था 16 माह में जो हुआ, उसकी भी कई वजूहात हैं, मगर उसमें से एक बड़ी वजह ये थी जो नई को आपको नज़र भी आई कि अगर हम वो अरेंजमेंट ना करते
उस वक्त जो 4.25 साल की हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद ना करते और ना इकट्ठे होते तो खुदा न खास्ता जो 2017 के किरदार थे वो ऐसा भयानक खेल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल रहे थे, इसकी सलामती के हवाले से, इसकी मईशत के हवाले से, और आलमी कुव्वतें वो जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती, जो पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहती, उनके सहूलतकार बन चुके थे। और उनकी सहूलतकारी फिर आपको, जो हम बार बार कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर अदारों में भी कुछ लोग उनको सहूलतकारी दे रहे हैं, तो आलमी कुव्वतें तो कर ही रही थी। आप देखें उसकी ज़िंदा मिसाल, क्या कभी मालियाती अदारे आपको मजबूर करते हैं महंगाई करने पे, और महंगाई करने के बाद फिर आपको कहें इलेक्शन भी फौरी हुकूमत में आना आपकी मजबूरी थी, और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना हुकूमत बनाने के लिए वो भी मजबूरी थी आपकी? मैं वो कोई इत्तेहाद नहीं था, वो एक मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि एक अरेंजमेंट था मुल्क को बचाने के लिए। जिस तरह हमने बार बार ये बात की है कि यार हमने तो अपनी सियासत कुर्बान, और ये जो हम बात करते हैं, क्या पूरी पाकिस्तानी कौम ये जानती नहीं है कि 16 माह पहले 4.25 साल हुकूमत करने वालों का पब्लिक में हाल क्या था? कोई इस चीज़ को याद तो रखे ना। मगर आप मकबूल फैसलों के पीछे चलें, गैर मकबूल फैसले रियासतों के लिए करने पड़ते हैं, बका के लिए करने पड़ते हैं, जो कौमी जमातों का फर्ज होता है, और कौमी जमातों ने एक रोल अदा किया। लेकिन मियां साहब, ये जो गैर मकबूल फैसलों की आप बात करें, फॉर एग्जांपल आखिरी जाने से पहले जो आपकी गवर्नमेंट का फैसला था CC के इजलास में नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाने का, ऑल्दो मुराद अली शाह साहब उस डिसीजन का हिस्सा थे, लेकिन अब तो बिलावल साहब कह रहे हैं आपको मुखातिब होके कि आप 90 रोज में इलेक्शन से भाग रहे हैं। अच्छा आदिल, बात यह है बहुत ही अच्छा होता कि बिलावल साहब छोटे होंगे 2002 में, 2008 में, जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी और हमारी क़यादत को इलेक्शन से बाहर रखा गया था। ये सबके इल्म में है, इसके बावजूद हम इलेक्शन में गए। 2018 में तो बिलावल साहब ने इलेक्शन लड़ा, खुद लड़ा। उस वक्त भी एक जुमला कह देते कहीं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इसलिए कि नवाज शरीफ को जेल में आपने बंद किया हुआ है, नाहर रखा हुआ है, उसकी बेटी को भी आपने गिरफ्तार रखा हुआ है, और आप कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो। कैसे लड़ते हैं हम? मगर इसके बावजूद इस सिस्टम को, इस रियासत को चलाने के लिए हमने कोई पेट्रोल बम नहीं बनाए, हमने कोई गलेल बरदार नहीं तैयार किए, हमने कोई मसल्ला जत्थे नहीं तैयार किए कि हमें तो 3 बार आप इलेक्शन से बाहर रख चुके थे, मगर इसके बावजूद भी हमें तो आप जहर दे चुके थे। तो फिर आप ये कहना मियां साहब के 90 रोज में आप इलेक्शंस के लिए तैयार हैं? हम तो भाई आप सुबह इलेक्शन करवाएं, हम तैयार हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। हम ये जो फरवरी का, राना सनाउल्लाह साहब फरवरी की डेट दे रहे हैं और बिलावल उसी पे एतराज कर रहे हैं कि आप कौन होते हैं डेट देने वाले? नहीं, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो डेट देने की पोजीशन में नहीं है, आप भी जानते हैं जी। मगर वो जो उन्होंने कोट किया, वो इलेक्शन कमीशन के जो ऐलानात थे, जो उनके तर्जमान ने बात की इलेक्शन कमीशन के 60 दिन में जो है नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ होंगी, फिर एतराज़ात होंगे, 54 दिन उसके लिए चाहिए, वो सारे मिला के फिर वो बात की जा रही है जनवरी या फरवरी की। भाई हमें जनवरी फरवरी से क्या, आप सुबह इलेक्शन करें, हम तैयार हैं। लेकिन मियां साहब ये आपकी स्टेटमेंट है या मियां नवाज शरीफ साहब भी यही सोचते हैं, आप उनके साथ इन टच रहते हैं कि कल इलेक्शन कराएं, हम तैयार हैं? देखें, मैंने नवाज शरीफ साहब को कोट किया जी, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नवाज शरीफ का फ़लसफ़ा जो है वो कभी ये नहीं कहता कि आइन कानून से हट के कोई फ़ैसला हो। नवाज शरीफ का जो फ़लसफ़ा है वो कमज़ोर कभी नहीं होता। नवाज शरीफ का फ़लसफ़ा, आज लोग कहते हैं फ़लसफ़ा क्या है, आइन कानून के मुताबिक अदारे चलें। फ़लसफ़ा क्या है कि टाइम पे इलेक्शन हो। फ़लसफ़ा क्या है कि आप पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न नहीं रख सकते अगर आप आइन कानून के मुताबिक नहीं चलते। तो भाई आइन कानून अगर ये कह रहा है आपको कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएंगे, तो CCI की मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर मौजूद थे और उसमें आपने कंसेंसस से, अक्सरियत से नहीं, मैं कंसेंसस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ,
उसमें जब आपने फैसला किया कि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे, तो आपके इल्म में ये बात नहीं थी कि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे तो फिर 4 माह इलेक्शन हल्का बंदियों के चाहिए, 54 दिन उस पर एतराज़ात और इलेक्शन का टाइम चाहिए, तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? ये मैं कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं कहता, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि आप कमरे के अंदर फैसले और करें और कमरे से बाहर निकल चौकों चौराहों में मकबूल बयानियां बनाने की कोशिश करें। ये लीडरशिप का काम नहीं होता। ठीक। अच्छा मियां साहब, आते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी पर। आज भी बड़ी अहम आपकी मीटिंग हुई और आप जा भी रहे हैं लंदन उनसे मिलने। क्या प्लान अभी तक क्या बना है? लाहौर में वो लैंड करेंगे, जलसा होगा, जुलूस होगा, कहीं और जाएंगे? कारकुनान को अभी तक मोबिलाइज किया गया, नहीं किया गया? देखें, एक इम्तिहान है। गैदरिंग का तो इशू नहीं है। मुस्लिम लीग का जो वोटर सपोर्टर है, जो वर्कर है, वो यकीनन वो तो पहुंच रहा है और पहुंचेगा। अब सवाल ये है, जो मैं इम्तिहान की बात कर रहा हूँ, उस फ़लसफ़े का, जिस फ़लसफ़े पे 25-30 साल नवाज शरीफ ने अज़ियत सही, आइन कानून की बालादस्ती के लिए, अवाम के मैंडेट को कबूल करने के लिए, अवाम के मैंडेट को दिल से कबूल करके इस पाकिस्तान को चलने दिया जाए, ये है असल वो बात। अब देखें कि नवाज शरीफ 25-30 साल बाद वापस आ रहे हैं, सॉरी 3-3.5 साल बाद वापस आ रहे हैं। 25-30 साल की उनकी स्ट्रगल है इस आइन कानून की बालादस्ती के लिए, अवाम के मैंडेट को कबूल करने के लिए। अब देखने वाली ये बात है कि नवाज शरीफ ने जो अज़ियत सही है, कौम मुस्लिम लीग से हट के जो बाकी लोग हैं, दीगर जमातों से तल्लक रखने वाले हैं, आम न्यूट्रल लोग हैं, वो कितने उसमें शरीक होते हैं। उससे जाहिर होगा कि इस फलसफे पे कौम कितनी नवाज शरीफ के साथ खड़ी है और कितना उनको होप है कि इस फलसफे पे चलते हुए पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाला जा सकता है दोबारा से। ये बड़ा अहम मियां साहब आपने पॉइंट रेज किया, लेकिन आप भी ये एडमिट कर चुके हैं, आपके बाकी रहनुमा भी एडमिट कर रहे हैं कि 16-17 महीने की जो हुकूमत थी उसने नून लीग की मकबूलियत को काफ़ी डेंट किया है, आपके अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड पंजाब में। तो क्या मियां साहब को इस चीज़ का इदराक है कि आसान नहीं होगा? वो जब यहाँ पे आ जाए, 1-2 महीने गुजारें, हो सकता है कि रिवाइवल तेज़ हो, लेकिन अब तक वो ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। आदिल, मैं एक अर्ज़ कर दूं, आप छोटे भाई हैं, मैं जमात से हट के एक सियासी कारकुन हूँ जी। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरे भी 40-45 साल का एक सियासी सफ़र है। मैं जिस नवाज शरीफ को समझा हूँ, जानता हूँ, जिस अवाम में मैं रहता हूँ, जो एक सियासी कारकुन की सोच अप्रोच है, और ख़ास तौर पर 75 सालों में जितने तजर्बे पाकिस्तान के अंदर दोहराए गए हैं, मैं आज ये देख रहा हूँ कि नवाज शरीफ पे लोग एतमाद करते हैं। नवाज शरीफ अगर खुल के सब कुछ कह दे, जो 2017 में जिन जिन किरदारों ने वो एक अदारे में उस वक्त के जो ताकतवर लोग थे और दूसरे अदारे में उस वक्त के और आज कुछ लोग ताकतवर जो हैं, उन्होंने मिल के आलमी कुव्वतों का जाने अनजाने में साथ दिया। अगर नवाज शरीफ खुल के कह दे तो नवाज शरीफ पाकिस्तान में वो एक कह लें कि जज्बाती कैफियत बना दे कि लोग नवाज शरीफ का उसी तरह साथ दें जिस तरह नवाज शरीफ साहब ऐसे करेंगे। माजी वाले तो छोड़ें, मौजूदा जो ताकतवर लोगों की जानिब आप इशारा कर रहे हैं, वो इस पोजीशन में होंगे कि करें बात? देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक ताकतवर हलके से आज के जो मौजूदा लोग हैं वो ख़ुद एहतसाबी करते हैं और हाजिर सर्वस लोगों को भी वो सज़ा देते हैं सहूलतकारी की वजह से, तो मैं समझता हूँ कि ये आगाज़ तो हो गया। अब दूसरा जो ताकतवर हलका है, इंसाफ देने वाला, उसको चाहिए था कि अगर एक अदारे ने ख़ुद एहतसाबी किया तो वो भी करते। अगर नहीं हुई
तो माजी गवाह है आने वाले जो उस अदारे के लोग हैं कि उनके फैसलों से कि वो आइन कानून के मुताबिक ज़रूर चलेंगे। ये तवक्को है हमें। ठीक, हमें कोई वो उम्मीद नहीं है कि जो लोग बयान करते हैं कि उनसे आपको उम्मीदें वाबस्ता, हाँ उम्मीदें वाबस्ता हैं आइन कानून के मुताबिक फैसलों की, ठीक, मुनसफी की। अगर वो हो गई तो ये पाकिस्तान नवाज शरीफ फिर से 6 माह के अंदर अंदर 2017 का पाकिस्तान बना सकता है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करेंगे और बहुत से मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मियां जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। आज पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम इजलास था CEC का, और इससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके बकौल जो फैसले होंगे, जो लाए अमल होगा, उसका बाकायदा ऐलान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। ताज हैदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो सर के अभी तक किन मामलात पर कंसेंसस पैदा हो चुका है आज की मीटिंग में, खुसूसन जो 90 रोज में इलेक्शन का बिलावल भुट्टो का मौकिफ है और जरदारी साहब का ये मौकिफ कि इलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त मुल्क है, यानी वो मर्दमशुमारी और डिलिमिटेशंस के बाद वाली बात कर रहे हैं, तो ज्यादा झुकाव किस तरफ था और क्या फैसला एक्सपेक्ट किया जाए सर? अभी ये तो पुरानी बात चल रही है और हमने बहुत कंप्रोमाइज की हैं। जो मर्दमशुमारी के अंदर इतनी हमारी ज्यादा की गई कि जहाँ से हमें सीटें मिलती हैं वहाँ 3 करोड़ आबादी कम कर दी गई हमारे प्रोविंस की, और उस पर समझाते रहे हम। फिर उसके बाद खुद जो ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने वेबसाइट पे अपनी दिखाई थी, उनको वहाँ CCI की मीटिंग के अंदर चेंज किया गया। कहा ये गया कि साहब ये इस वजह से चेंज कर रहे हैं कि सीटों के अंदर कोई रद्दो बदल ना हो और वक्त पे इंतखाबात हो सके। फिर उसके बाद जो है वो नया शुरू कर दिया कि नहीं, इस पर तो कोई बात नहीं हुई थी। ये जो है ना, 4 दिन पहले हमसे कहा गया कि हमसे क्या, आप सबसे भी यही कहा गया। पहले ये था कि 2017 पे जो है वो इलेक्शन होंगे, 2017 की मर्दमशुमारी पे। इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी कर ली। उसके बाद अब कहते हैं कि नहीं, अब ये पास की और इसलिए पास कीजिए कि नहीं, तो अब अगर हम कोलिजन फोर्स पे जाते हैं तो फिर बहुत सी दूसरी फोर्सेस को मौका मिलता है और इलेक्शन जो है वो मजीद पोस्टपोन हो जाते हैं। हमारी प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि इलेक्शन वक्त पे हो, और इसलिए हम बार बार उनको भी रिमाइंड करा रहे हैं, हम दूसरी पार्टियों को भी रिमाइंड करा रहे हैं कि काइंडली कम विद अस, लेट्स फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। अच्छा ताज हैदर साहब, एक तो जो प्रेसिडेंट साहब ने खत लिखा उस पर तो पीपल्स पार्टी का एक मौकिफ है कि उनके पास इसका इख्तियार नहीं है, लेकिन क्या ये फैसला कल ये भी हो सकता है कि जो सदर मुमलिकत एटलीस्ट जो वो बात कर रहे हैं कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए और वो तारीख भी वो मेंशन कर रहे हैं, कि पीपल्स पार्टी इस मौकिफ का साथ दे? नहीं, सदर साहब का मैंने पढ़ा, उसको रिवाइज भी किया। उन्होंने कोई डेट वगैरह नहीं दी है, मेरे ख्याल से इसको क्लैरिफाई कर लें, बल्कि he has taken a step back and he has accepted कि ये जो डेट अनाउंस करना है ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और इसके बाद उन्होंने असल में जो आखिरी पैरा होता है वो ऑपरेटिव पैरा होता है जी, बाकी जो पैराग्राफ्स हैं वो मुख्तलिफ ओपिनियंस जो आई हैं वो दी जाती हैं, उसमें मुख्तलिफ ओपिनियंस उन्होंने दी, लेकिन ऑपरेटिव पैरा जो है और उससे पहले की जी अब ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, उन्होंने इस बात को मानी। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को कहा कि यू मे डिस्कस इट, टेक द गाइडेंस ऑफ जुडिशरी ऑन दिस। मेरे ख्याल से ये मैं आई डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन ये एक उनका हीला बहाना था स्टेट सेविंग का, उन्होंने हाँ ठीक। अच्छा सर, जो एक बिलावल साहब का एक मौकिफ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा,
नून लीग जो ब्यूरोक्रेसी और जो तब्दीलियां हो रही हैं पंजाब में वो प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आती हैं, और इस तरह ये कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले पर सीसी में बात हुई? क्योंकि मियां जावेद लतीफ साहब, आपसे पहले उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे बिलावल साहब जो हैं ये सियासत हो रही है, वो ड्राइंग रूम में कुछ और फैसले करते हैं, बाहर आके एक मकबूल बयानिए की वो लाइन ले लेते हैं। इस पर आज सीसी में क्या गुफ्तगू हुई नून लीग के हवाले से? वो उनकी खुफिया बातें जानते होंगे कि ड्राइंग रूम में क्या बातें होती है, मुझे ये मौका नहीं मिलता, लेकिन व्हाट ही हैज रियली डन कि उन्होंने जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है मुल्क के अंदर, जो कि पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हाईलाइट किया है। और जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो दूसरी पार्टियां हैं दाएं बाजू की, वो अशराफिया की सियासत कर रही हैं, और हमारी जंग किसी पार्टी से किसी से नहीं है, हमारी जंग गुर्बत से है, हमारी जंग जहालत से है, बीमारी से हमारी जंग है, बेरोजगारी से हमारी जंग है, और हम उसका सोल्यूशन देना चाह रहे हैं। और आप देखेंगे कि फॉर द लास्ट 3 years वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस, कि हमारे पास सोल्यूशंस मौजूद हैं, और वो सोल्यूशंस हम, और सोल्यूशंस मौजूद क्या है? मुल्क में 2 माशी निज़ाम है। एक वो है कि जो सिंध के अंदर चल रहा है, कि उसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज बचाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करते हैं। 3 रुपए पर किलोवाट आवर हम सिंध के अंदर कर पार करके अंदर बिजली जनरेट कर रहे हैं। अब रेलवे लाइन हम बना रहे हैं, और $37 हमने रेट दे दिया है कि पाकिस्तान में कहीं भी होगा $37 पर टन हम कोयला सप्लाई करेंगे। पाकिस्तान इज इम्पोर्टिंग कोल एट द रेट ऑफ $400 पर टन। अब ये तमाम चीजें जो हैं, या जो मैंने और सेनेटर सलीम मांडीवाला ने एक रेजोल्यूशन पास कराया था यूनानिमस, कि हर इंडस्ट्रियल जोन जो है उसके अंदर सोलर पार्क होना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री को 7-8 रुपए की बिजली मिल सके। ये तमाम चीजें जो हैं ये हमारे प्रोग्राम में शामिल है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मतलब वो रूह है किसी भी इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन की। सो वी आर ट्राइंग टू डू, और इस तरीके से या जो बंद इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से रोजगार हम, या जो अब अगर हमें एतराज इस बात से होता है कि 50,000 घर हम बना चुके हैं जो हमारे फ्लड इफेक्टेड लोग हैं उनको, और एक नया मॉडल जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी में हुआ था कि लोग अपना घर खुद बनाते थे, उसको हमने वहां चलाया। लेकिन अभी तो हमें 20 लाख घर बनाने हैं। आप अगर फंड्स रोक देते हैं एक ऑनगोइंग प्रोग्राम के, तो फिर तो हम कहेंगे ना मसला होता है। ठीक है, ठीक। अच्छा ताज अहमद साहब, ठीक है, आपका मंशूर भी है और पीपल्स पार्टी 15 साल सिंध में इक्तिदार में भी रह चुकी है। वहां इस वक्त मुमकिन है एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है, JUI, GDA, आज MQM से भी वो मिले, नून लीग की क़यादत से भी उन्होंने बात की। ये अलायंस जो है इंटीरियर सिंध में टफ टाइम दे सकता है आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी को? नहीं, हम टाइम वगैरह से कुछ नहीं होते, लेकिन असल बात है, आई वांट टू एम्फसाइज वंस अगेन कि जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड है जी, यानी 85,000 पाकिस्तान मर चुके हैं, हमें ये नहीं पता कि झगड़ा किस बात पे है, और रियासत पाकिस्तान सिर्फ अशराफिया की इंटरेस्ट को देखती है। पाकिस्तान का आइन उसके जो पहले 40 आर्टिकल बात ही नहीं होती। पाकिस्तान का आइन अशराफिया के नजदीक 41वें आर्टिकल से शुरू होता है, और उस पे हम घंटों की आईनी बहसें हर चैनल पे देखते हैं। यह जो अपने 4 लाख लोगों को रिलीफ दिया फेडरल गवर्नमेंट ने, कादिर मंदोखेल साहब की कमेटी ने, तो और 72 मीटिंगें हुई लॉजिस के अंदर, 700, 800, 1000 आदमी खड़े रहते थे। लॉजिस के अंदर DSNGs आती थी जो सारे झगड़े रिकॉर्ड करती थी। ये उनसे कोई नहीं पूछता था कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। अगर पूछते तो वो कहते साहब यहाँ हमें रोजगार पे बहाल किया जा रहा है। 400,000 एम्प्लॉयज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट वर प्रोवाइडेड रिलीफ। 72 मीटिंगें वहां पे हुई। ठीक, तो अब फिर तो हम कहेंगे ना
उसूल तो सिर्फ ये है कि एक तो ये कि गरीब की बात हो रही है, दूसरी ये कि एक पीपल्स पार्टी का एमएनए कर रहा है। नाउ दिस कांट बी कॉल्ड अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक, अच्छा ताज हैदर साहब, आखिर में लतीफ खोसा साहब को शोकॉज नोटिस मिला, जिसका वो बड़े सीनियर रहनुमा आपके रह चुके हैं, जरदारी साहब से बड़े क्लोज उनके रिलेशंस रह चुके हैं। वो जवाब में कह रहे हैं आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, शोकाज देने पर पीपल्स पार्टी ने पीडीएम छोड़ी, मुझसे भी यही तवक्को रखें। इसका मतलब कि ही हैज डिसाइडेड टू पार्ट वेज विद पीपल्स पार्टी। देखिए, वो शोकाज तो पब्लिक कर दिया है ना हमने जी। उसके अंदर ये कहा गया है कि आप मेंबर हैं सेंट्रल कमेटी के, और मेंबर सेंट्रल कमेटी होने के बावजूद आप एक दूसरी पार्टी को जो है डिफेंड कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के चेयरमैन को। ठीक, लेकिन सर वो तो he'll give a reply जी, and I hope it is found satisfactory। ठीक, चलें। सेनेटर ताज हैदर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। राजीन, आपने नून लीग का मौक़िफ़ सुना, पीपल्स पार्टी का भी सुना। पीपल्स पार्टी ने आज जो फैसले किए वो कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें खुसूसन 90 रोज़ में इलेक्शंस करने वाला जो मामला है, जो कि बोन ऑफ कंटेंशन है, जो कि पब्लिकली बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान हमने देखा कि पॉलिसी का पहली दफ़ा एक पब्लिकली इख्तिलाफ सामने आया। वक्त भी चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सिंध में जो एक मुमकिन ग्रैंड अलायंस की तैयारी है, आज बड़ी अहम मुलाकातें वहाँ पर हुई, JUI की, PMLN से और GDA से। तो क्या मामलात हैं? राशिद सोमरो साहब JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क भर में जहां इलेक्शन का माहौल बनता जा रहा है, वहीं सिक्योरिटी के मसाइल भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं। आज सुबह बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें JUI फे के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी हुए। हाफिज साहब की टांगों पर जख्म आए, लेकिन इस वक्त उनकी हालत तसल्ली बख्श है। आपको याद दिलाते चलें कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान JUI पर किया जाने वाला ये दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले जुलाई में पुख्तूनख्वा के ज़िला बाजावड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में होने वाले ब्लास्ट के नतीजे में मुतअद्दिद मकामी अहदेदारों समेत 50 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। एक तरफ JUI को दहशतगर्दी का सामना है, दूसरी जानिब JUI ने अपनी जो एक इलेक्टोरल सियासत है वो भी शुरू कर दी है। इंतखाबी इत्तेहाद के लिए मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए JUI फे MQM और GDA के साथ मिलकर इंतखाबी अलायंस की तरफ जा रही है। पीपल्स पार्टी सिंध में इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करके अब पंजाब पहुंच चुकी है। बिलावल भुट्टो अपनी तकारीर में नून लीग पर तीर बरसा रहे हैं, और दूसरी जानिब सिंध में उनके खिलाफ एक मजबूत इंतखाबी अलायंस की तैयारी है। इसी सिलसिले में आज MQM पाकिस्तान और JUI के रहनुमाओं की कराची में अहम मुलाकात हुई, जिसमें दोनों जमातों ने सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MQM के रहनुमा फारूक सत्तार और JUI के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सोमरो ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपने अलायंस पर जो बातें की वो आपके सामने रखते हैं। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। हमने ये तय किया है कि अब ये सिंध कार्ड हम नहीं चलने देंगे। इसकी बुनियाद पर अब मासूम अवाम को इस गलत फहमी में नहीं रहने देंगे कि सिंध में और ख़ास तौर पे दही सिंध में कोई मुतबादिल क़यादत नहीं है। इस बात पर इत्तफाक हुआ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो, वो सिंध में किसी एक इलाके, एक कौम, एक जात और एक कबीले के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, बल्कि कराची से कश्मीर तक बसने वाली तमाम कौमें, तमाम कबाइल, तमाम अफराद, तमाम इलाके हम सब के लिए मुश्तरका हैं। अहम बात यह कि नून लीग भी सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले मुमकिना ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तैयार नजर आती है। पीपल्स पार्टी का खासा खदशा ये भी है कि PMLN जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी इत्तेहाद बनाने की शायद कोशिश कर रही है, जिसमें मौलाना MQM GDA वगैरह शामिल होंगे। ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए वो तो पॉलिटिक्स है, उसमें तो कोई भी किसी ने वो हमने पंजाब ने अलॉट करा दिया और उन्होंने सिंध ने अलॉट करा दिया। वो पंजाब में आकर सियासत कर सकते हैं, KP में कर सकते हैं, सारी जगह कर सकते हैं, जिस तरह हम भी कर सकते हैं।
आपने ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त राशिद महमूद सोमरो साहब जनरल सेक्रेटरी JUI फे के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। सोमरो साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो इंतहाई अफसोस के साथ कि हाफिज अहमदुल्ला साहब पे जो खुदकुश हमला हुआ, इससे पहले जुलाई में बाजावड़ में तकरीबन 50 आपके कारकुनान और रहनुमा जो हैं वो ब्लास्ट की नज़र हुए। क्या आपके एहसासात क्या हैं और आप क्यों समझते हैं ये आपके साथ ऐसा हो रहा है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज बहुत बड़ा हादसा हुआ है और जमीयत के तमाम कारकुनान करब की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त और साथी हाफिज अहमदुल्ला सब जख्मी हैं, उनके साथ कारकुनान जख्मी हैं। आपने पूछा कि क्यों हो रहा है, तो ये हमें पाकिस्तानी होने की सजा मिल रही है, पाकिस्तान के साथ खड़े होने की सजा मिल रही है, आईन जमहूरियत की बालादस्ती के साथ खड़े होने की सजा मिल रही है। और हमारे ऊपर दहशतगर्द तंजीमों का ये फतवा लगाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और जमहूरियत और आईन और पार्लियामान की सियासत जमीयत उलमा इस्लाम क्यों कर रही है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब पर 3 खुदकुश धमाके हों, हमारे पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी साहब पर खुदकुश धमाका हो, अकरम खान दुरानी पर खुदकुश धमाका हो, मौलाना साहब के फर्जन असद महमूद साहब पर हमला हो, मौलाना साहब के घर पर रॉकेट हमला हो, मेरे शहीद वालिद की शहादत हो, या बाजोड़ से आने के बाद हमारे असलाफ और अकाबिर के जनाजे उठाने के बाद आज का हादसा हो। मैं वाज़ेह साफ दोटोक अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि हमारे हौसले पस्त नहीं, पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आईन जमहूरियत और आईन के बालादस्ती की जंग लड़ेंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब के क़यादत में इस मुल्क को खुशहाल इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए जमीयत के कारकुनान अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ठीक है सोमरो साहब, मुझे आज आपकी MQM के वफ्द से मुलाकात हुई, क्या ग्रैंड अलायंस आप बनाएंगे GDA के साथ शामिल हो के पीपल्स पार्टी के खिलाफ? उसमें MQM भी शामिल होगी और शायद नून लीग भी उसमें शामिल हो। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप माजी के नताइज को उठाकर देख लें। ये तासुर सिर्फ सिंध में दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का कोई मुतबादिल नहीं, लेकिन अगर माजी के नताइज उठाएं तो अपोजिशन का वोट तकसीम होने की वजह से पीपल्स पार्टी को जरूर फायदा हुआ है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमीयत उलमा इस्लाम के बाद हमारी आज मुलाकात हुई मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के साथ और उसके बाद MQM के दफ्तर हम गए, उनसे मुलाकात हुई और उससे कबल मुस्लिम लीग नून और कौम परस्त जमातें सब मेरी मेजबानी में जमा हुए थे। इस बात पर हमने कोशिश की है कि इत्तफाक हो जाए कि जहां जिसकी कुव्वत है बाकी दोस्त भी अपनी ताकत उसके पलड़े में डालें, ताकि जो 15 साल से सिंध मसाइल का गहवारा बना हुआ है, गढ़ बना हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खतरनाक है, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा है, डाकू राज उरूज पर है, करप्शन तो इस तरह करें कि एक साल में सिर्फ आटे की सरकारी खरीदारी पर 77 अरब रुपए की करप्शन सामने आई है। यहाँ तक के मैट्रिक तक के बोर्ड के नताइज फिक्स करने के लिए बोर्ड के अंदर 100 करोड़ रुपए की एक साल में और यूनिवर्सिटीज में 250 करोड़ की बोलियां लगी हैं। तो जब न जान महफूज हो, न माल महफूज हो, न इज्जत आबरू महफूज हो। पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुमकिन अलायंस की सिंध में तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ पेशावर के शहरियों को नए शुरू होने वाले रिहायशी मनसूबों बैरियर टाउन और सिटिंग हाउसिंग में सरमाया लगाने से मना कर दिया है। निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बैरियर टाउन और सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने मनसूबा शुरू करने से पहले NOC नहीं ली। शहरियों को मुतनब्बे किया गया है कि बैरियर टाउन और सिटी हाउसिंग नामी मनसूबों के पास NOC नहीं है, लिहाजा उसमें इन्वेस्ट फिलहाल ना करें, उनके फॉर्म्स ना खरीदें। सिटी हाउसिंग चरसदा का केस पहले ही पेशावर हाई कोर्ट में जेर समात है, जहां ये इंकशाफ भी हुआ था कि सिटी हाउसिंग का NOC
TMA चारसदा के अफसरान ने मुबैना तौर पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए जारी किया। अदालत ने सिटी हाउसिंग के तमाम तशहीरी बैनर और बिल बोर्ड उतारने का भी हुक्म दिया था। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन में भी बेचैनी की लहर दौड़ गई है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के दौरान का ये मौक़िफ़ था कि वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गरीब आवाम का नमाला छीनने की कोशिश की है। बैरिया टाउन ने प्लॉट नहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिर्फ बेचे हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के शिक नंबर 3 पर वाज़े लिखा है कि ये रजिस्ट्रेशन है, अलॉटमेंट पर ही PDA से NOC लिया जाएगा। NOC का टाइम आके NOC दिया जाएगा और लेंगे भी, जो कानून के मुताबिक काम होगा हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन काइंडली नेगेटिव प्रोपेगेंडे मत करें, इनको सपोर्ट करें। आपके सूबे में मेहमान हैं, KP में मेहमान हैं, हम मेहमानों को सपोर्ट करना चाहिए। दिस इज अवर कल्चर। बैरिया टाउन पेशावर के हुकाम से जब डॉन न्यूज़ ने राब्ता किया हमारे शो ने, तो उनका भी यही कहना था कि वो अभी सिर्फ फॉर्म्स पर रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं, किसी को प्लॉट नहीं दिया गया। जबकि सिटी हाउसिंग के अहदेदारों से राब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो सका। इन्हीं सब मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कि निगरान वज़ीर इत्तलात जनाब फिरोज शाह काका खेल साहब। काका खेल साहब, बहुत शुक्रिया। कल आपकी मैंने वीडियो देखी, KP में बैरिया टाउन और सिटी हाउसिंग जो सोसाइटी है, आपने ये कहा कि उनकी NOCs नहीं है और अवाम को आपने मुतनब्बे किया कि उनके फॉर्म ना खरीदें। एक तो इसकी वजह क्या बनी, क्या उन्होंने NOC के लिए कोई दरख्वास्त दी है, नहीं दी, और ये नोटिस आपने खुद लिया या शहरियों के कहने पर लिया? अस्सलाम वालेकुम आज़िज़ साहब, पहले तो बड़ा मेहरबानी कि आपने हमारे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। और असल में जो हमारी नया ये सेटअप अभी यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में आया है, हमारा जो पहला मकसद है वो दैट इज़ गुड गवर्नेंस, करप्शन फ्री सोसाइटी, चाहे वो हमारे कैबिनेट है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, और ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमारी जो है ना सबसे अवलीन तरजीह है कि लोगों में ये तासुर ना जाए, ना कि सिर्फ तासुर के अमलन हम ये दिखाएं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है इट इज़ अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर और यहाँ पे जो है किसी किस्म के ऐसे काम बर्दाश्त नहीं होंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ना हो। तो इसी हवाले से ये हमारे चीज़ नोटिस में आई और हाई कोर्ट ने परसों गालबन ये एक केस जो है वहाँ पे बैरिया ने हमने इनके कोई ऑफिस सील की थी, तो उसके हवाले से तो उनको जो है वो स्टे नहीं मिला, और रीज़न बीइंग के इनके पास अपने कोडर फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी और वो TMA जो है वो सस्पेंड हुआ सब्सिक्वेंटली। इसी हवाले से ये कुछ सोसाइटीज़ जो हैं आइडेंटिफाई हुई हैं, जिसमें बैरिया टाउन है, जिसमें सिटी है हाउसिंग, और इसमें नोवा एक सोसाइटी है। बिलखसूस ये जो दो सोसाइटियाँ मैंने आपका ज़िक्र किया, बैरिया और सिटी, तो इन्होंने एडवर्टिज़मेंट्स इस हद तक शुरू किए हुए थे कि कोई जगह मिसाल है हमारे पेशावर में या रास्तों में बिल बोर्ड्स और नेशनल TV के ऊपर आपने देखा होगा सिटी हाउसिंग जो है, तो उसने बहुत बड़ी कैंपेन जो है वो शुरू की, सिटी हाउसिंग पेशावर। तो पहले तो ये था कि ये हाउसिंग सोसाइटी जो है ये पेशावर में नहीं है और ये चारसदा के इंटरचेंज के करीब वहाँ पे इनकी सोसाइटी है। तो पेशावर का नाम इस्तेमाल करना बज़ाते ख़ुद लोगों को जो है वो एक किस्म का यानी मिसगाइड करना था। तो चीफ़ मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसकी प्रोब की, और बिलखसूस मैंने तकरीबन 1.5 महीना पहले, सवा महीना पहले तो ये चीज़ आइडेंटिफाई की थी और मैंने इनके एडवर्टिज़मेंट जो हैं वो रुकवाए थे। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब ये हमारे गवर्नमेंट चेंज हो रही थी उससे कुछ दिन पहले, तो विद इन द डिपार्टमेंट जो है वो लेटर किसी वजह से वो मिसाल विड्रॉ हुआ, तो उसके ऊपर जो है ये चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो है
उसको लेटर गए और वो अपनी कार्रवाई इस पे शुरू करेगी इंशाअल्लाह जल्द। अच्छा काका खेल साहब, आज प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका मौकिफ ये था कि बैरियर टाउन ने कोई प्लॉट नहीं बेचा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म बेचे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म की शिक नंबर 3 पर वाजे लिखा है कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और अलॉटमेंट पर पीडीए से एनओसी लिया जाएगा। ये उनका मौकिफ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल आपकी बात, हम किसी को ना डिस्करेज करते हैं ना हम किसी को मिसालें, हम तो खुश होते हैं कि इस तरह के बड़े जो कंपनीज आए हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे जो है हमारे लोगों के लिए सहूलत फराम करें। लेकिन हम जो है ये सेफगार्ड और ये एश्योरिटी जो है ये हमारे लिए मस्ट है। ये गवर्नमेंट्स इसीलिए होती हैं कि ऐसी चीज़ों का वो देखें कि अब यहाँ पे मिसालें वो आए हैं और उनके पास एनओसी नहीं है, लैंड का जो है उनका यहाँ पे कोई क्रेडिबल वो नहीं है, इनको अपना जो प्लान्स हैं वो देने पड़ते हैं काफ़ी। मैं आपको मसलन बताऊं, जो प्रिलिमिनरी प्लानिंग प्लान्स हैं वो देने पड़ते हैं, उसके बाद लेआउट प्लान्स देने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें दे के तो ये 10-15 जो चीज़ें हैं उससे ये गुज़र के फिर जाके कहीं इनको एनओसी मिलता है। तो अभी तो प्रिलिमिनरी इनका बिल्कुल यानी सिरे से कुछ वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। और सिटी का जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो तो सिरे से यहाँ पे पेशावर में मिसालें है ही नहीं, यानी चारसदा के और सिटी का तो आप शाह साहब ये कह रहे ठीक है कि चारसदा में है, नाम पेशावर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बैरियर टाउन की जमीन कहाँ पर है? क्या ये मालूम हुआ कि ये कहाँ पर बैरियर टाउन बन रहा है? उन्होंने क्या जमीन इंक्वायर कर ली है या वैसे ही फार्म बेचे जा रहे हैं? अब बकौल इनके जो ये कह रहे हैं कि कोई मतरा कोई जगह है जहाँ पे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी जो है कल बड़ी डेवलप हुई थी। बवजह ये था कि इन्होंने ये जो लॉन्च की या जो भी इन्होंने किया तो उस वजह से सारे लोग वहाँ पे मिसालें, किसी की ज़मीनें थी, किसी के प्रॉब्लम थे। तो ये चीज़ें इसी वजह से होती है कि जब आप चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं करते, जगह आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, प्रॉपर आप एनओसीज़ नहीं लेते हैं। अगर ये मिसाल इन्होंने एनओसीज़ वहाँ पे ली होती, जगह आइडेंटिफाई की होती, लेआउट वहाँ पे सही होता, तो क्यों ये झगड़े वहाँ पे मिसालें कल परसों होते? काका खेल साहब, अवाम के लिए आपका सिंपल सा पैगाम क्या है, खुसूसन पेशावर के वो लोग जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया या जो अभी भी करना चाह रहे हैं इन सोसाइटीज़ के हवाले से? ये मेरा सिंपल ये पैगाम है कि जब तक ये प्रॉपर तरीके से अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर नहीं करती हैं, जब तक इनको एनओसीज़ नहीं मिलती हैं, जब तक ये कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करती हैं, तो मेहरबानी करके इनसे जो सोसाइटीज़ हैं इनमें ख़रीदो फ़रोख्त हमारे यहाँ पे KPK में ना की जाए। और हम इनको फैसिलिटेट करते हैं, हम इनको वेलकम करते हैं कि ये आएँ और TMA से और हमारे लोकल गवर्नमेंट से और इन इदारों से अपनी प्रॉपर कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जितनी सोसाइटियाँ ये लॉन्च करना चाहें हम इनके लिए फैसिलिटेट करेंगे और हम इनके लिए सहूलत फराहम करेंगे, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। फिरोज शाह काका खेल हमारे साथ मौजूद थे, निगरान वज़ीर इत्तलात। नाज़रीन आपने सुन लिया, सोसाइटीज़ के उन्होंने ख़ुद नाम भी ले लिए कि अभी तक एनओसी नहीं है और आवाम को ये तनबीह एक दफ़ा फिर वो कर रहे थे कि फ़िलहाल आप इन्वेस्ट ना करें जब तक के प्रॉपर तरीके से उनकी एनओसीज़ नहीं हो जाती। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।